हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है आधुनिक इतिहास विविध। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान के बीच हुई तुर्कमन चाई की संधि के बाद रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। उत्तर पश्चिमी दरे, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिमी दरे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा काल 1866-67 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में काफी ज्यादा थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके बाद सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। किसने किया? पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 ईस्वी के आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप में मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूटपाट में भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे। कौन कौन थे? चीतू, इसके बाद बासिल मुहम्मद और करीम खां। 7 जुलाई 1896 को बंबई के वासन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यूमियरे बंधुओं के द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित हुआ। ध्यान में रखिएगा, गांधी जी और तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने जनता से निकट संबंध, घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। जीवी मावलंकर, जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग करके गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। और इस संदर्भ में अंग्रेजों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, आपकी जो विग है इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। देखिए, संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहां? तो 1891 में मध्य प्रदेश के महू में। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। मरणोपरांत, याद रखिएगा, मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और सरदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो 1921 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने ही कहा था। महान प्रहरी किसने और किसको कहा? तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था।
भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, इस समय महात्मा गांधी ने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरेस हैं। कौन है? फ्रैंक मोरेस। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सनातनी, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी भी सम्मिलित थे। ब्रिटिश भारत के उत्मनजाई खैबर पख्तूनवा अब पाकिस्तान में एक गांव में जन्मे अब्दुल गफार खां, सामान्यतः सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी, बाचा खां, फक्र ए अफगान आदि के नामों से जाने जाते हैं। फ्रंटियर गांधी, बाचा खां, फक्र ए अफगान, ये सभी मतलब कि अब्दुल गफार खां के ही नाम हैं। इन्हें वर्ष 1987 में किसको? अब्दुल गफार खां को 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वह व्यवसाय से चिकित्सक थे। 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे। 1929 में भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की, याद रखिएगा। इसके बाद जे.एच. व्हिटली के अगर बात करें तो देखिए, भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जे.एच. व्हिटली। इस आयोग का उद्देश्य था भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता, जीवन की स्थिति, नियुक्ति कार्यों और नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिशें करना। बंगाल अकाल का वर्ष 1943 है। इस अकाल से बंगाल में एक अनुमान के तहत 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग जो है मारे गए थे। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया। नेहरू और भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निशस्त्रीकरण और जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद 1961 में उसने गोवा को जो है फौज भेजकर मुक्त करा लिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद और महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद से किंचित मात्र भी जो है प्रभावित नहीं थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों यानी विश्व इतिहास की झलक और आत्मकथा, तो प्रसिद्ध ग्रंथों, लेखों और भाषणों से उनके समाजवादी विचारों की स्पष्ट जो है झलक मिलती है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 35 महिला स्कूल खोले। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम 2 स्नातकों में से एक थे। अबुल कलाम आजाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। किसका? अल नदवाह का। 1940 से 1946 तक कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया।
दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया। भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके बाद नेहरू गांधी जी के सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता जैसे राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जहां भारत की अगर बात करें तो आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू जी भारी औद्योगिकीकरण के पक्षपोषक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो की भांति, डोडो क्या थी? एक विलुप्त पक्षी थी। तो डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, परंतु अणु बम विस्फोट याद रखिएगा। तो अगर बात करें तो क्लीमेंट एटली ने कहा था कि जो डोडो है, डोडो मतलब डोडो का यहाँ पे अर्थ है कि ये एक विलुप्त पक्षी थी। डोडो की भांति जो साम्राज्यवाद है दिवंगत हो चुका है। वहीं अगर बात करें तो याद रखिएगा प्रथम अणु बम विस्फोट जो है 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर जो है गिराया था। तो पहला विस्फोट कहां किया था, या पहला प्रथम जो अणु बम था ये कहां गिराया गया था, कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर। इसके बाद 3 दिन बाद जो है 9 अगस्त 1945 को दूसरा जो है अणु बम विस्फोट जापान के ही नागासाकी शहर पर किया गया। इन दोनों विस्फोटों के परिणाम स्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु चौथी पदावधि के दौरान 27 मई 1964 को हुई। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जो कि 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूलतः जो है संस्कृत एवं बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से की थी। यह उनके उपन्यास आनंद मठ में संकलित है। 1971 के भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ। 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रति वर्ष जो है 23 दिसंबर को कृषक दिवस जो है मनाया जाता है। किसके याद में? तो चौधरी चरण सिंह के, मतलब कि इनकी याद में 23 दिसंबर को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। ब्रिटिश राज के समय यहां राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। यह ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 के बीच जो है चलाया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कोलकाता स्थित इसी भवन में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है। इस भवन के वास्तुविद थॉमस लियोन थे। इसका निर्माण मूलतः जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स राइटर्स के लिए जो है याद रखिएगा 1777 ईस्वी में किया गया था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से जो है समझाया है। मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता, सामंतवादी याद रखिएगा। मार्क्स के विचार जो थे, इन विचारों में मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का जो आधार था दासता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि और मध्यवर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। यही
उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। उसके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है, जिसके मूल में वर्ग संघर्ष का द्वंद्व होता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर है। सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर कौन है? ग्रिगोरियन। यह लगभग संपूर्ण विश्व में प्रयुक्त होता है। फालुन गांग, याद रखिएगा, फालुन गांग विश्व, अगर बात करें तो फालुन गांग विश्वास और प्रथा की एक व्यवस्था है जो चीन में ली होंगजी के द्वारा 1992 में स्थापित की गई थी। मदर टेरेसा का जन्म उत्तरी मैसिडोनिया में 1910 में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर वह नन बन गई। नन 1929 में भारत वो आई और यहीं पर रहकर उन्होंने कलकत्ता के सेंट मेरी बंगाली माध्यम स्कूल में अध्यापन कार्य किया। 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। फतेह सिंह राठौड़ को टाइगर मैन के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये कई बार प्रश्न भी पूछा गया कि टाइगर मैन के उपनाम से किसको जाना जाता है? फतेह सिंह राठौड़ को। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव श्रीमाओ भंडारनायके को प्राप्त है। ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री थी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। यह ब्रिटेन के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी अर्थात प्रधानमंत्री का निवास है। यह लंदन की वेस्टमिंस्टर सिटी में स्थित है। चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया था, जिससे तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ विभाजित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, डिवाइडेड हो गया था, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। चीन में वास्तविक कागज के प्रथम निर्माण का जो श्रेय है साई लुन को प्राप्त है और चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लुन ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था, पेपर का। 14वीं शताब्दी में प्रारंभ पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकालीन सामंतवादी युग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। इसकी प्रारंभ इटली से जो है होता है। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण वहां विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए सही ऑप्शन क्या है। इसमें जो सही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया और भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई, यानी दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पुलिस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, न कि वारेन हेस्टिंग्स ने। इसीलिए पहला कथन असत्य है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था, इसीलिए दूसरा कथन सत्य है। भारतीय दंड संहिता 1860 लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुई थी। सेकंड प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? इसका सही जवाब हो जाएगा रूस, यानी डी ऑप्शन। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान के बीच हुई तुर्कमन चाय की संधि के बाद रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। उत्तर पश्चिमी दर्रे भारत के प्रवेश द्वार के चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। थर्ड नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। जैसे 1775 में कौन सी घटना घटित हुई? 1775 में अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 में। इसके बाद अगर बात करें तो 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध।
यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर बात करें तो 1775 से 1782 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। 1824 से 26 के बीच लॉर्ड एम हर्स्ट के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना ने वर्मा सेना को पराजित करके यांडूब की संधि के यांडूब की संधि कब की? 1826 में। ऑकलैंड 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसके शासनकाल की यह महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 के बीच। 4 नंबर में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ। 1780 से 84 के बीच। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 के बीच हुआ या 1749 से 54 के बीच, याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के बीच। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750-54 या 1749-54 के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच। प्रश्न संख्या 5 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि 1765 में। 1765। एक्सला चैपल की संधि कब हुई? एक्सला चैपल की संधि तो याद रखिएगा 1748 में। ला बुर्दनासे के द्वारा मद्रास पर अधिकार कब हुआ? ला बुर्दनासे के द्वारा मद्रास पर अधिकार हुआ था 1746 में। और डुप्ले की पदच्युति कब हुआ? तो 1754 में। सही जो जवाब हो जाएगा किसमें दिया गया है? तो ऑप्शन बी में। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 में, एक्सला चैपल की संधि 1748 में, ला बुर्दनासे के द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में और डुप्ले की पदच्युति 1754 में। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दास्ता का अंत मैल्कम के द्वारा दिया गया, जो कि सही नहीं है। फरुखसियर के द्वारा पुनः जजिया कर आरोपित किया गया था। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा पारित किया गया था। जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल 1759 में मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था। मैल्कम एक अमेरिकी पादरी थे जिन्होंने भारत की यात्रा कर 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया था, परंतु दास्ता के अंत से उनका नाम नहीं जुड़ा है। दास्ता का अंत 1883 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। 7 नंबर है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है? पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा थॉमस मुनरो से। थॉमस मुनरो। भारत के संदर्भ में शासन में प्रतिसत्तात्मक एवं स्वच्छंदतावाद दृष्टिकोण थॉमस मुनरो, मैल्कम, एल्फिंस्टन और मेटकॉफ आदि ब्रिटिश प्रशासकों से संबंधित माना जाता है। ये भारतीय गांवों के गणतंत्रात्मक स्वरूप के प्रमुख समर्थक थे। मुनरो ने मद्रास में 1820 में रयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया है? सी ऑफ कैलिमिटी किसको कहा गया है? किस समय के अकाल को? तो उड़ीसा अकाल 1866 से 67 के बीच को। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866-67 के बीच भीषण रूप धारण कर लिया था।
1865 में सूखा पड़ा। 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में भी अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जो है लोगों की मृत्यु हुई। अनुमान है कि 13 लाख लोग उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके बाद सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति जो है नियुक्त की गई। 9 नंबर है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण। संहिता में मतलब कि जो दुर्भिक्ष संहिता है 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो संहिता जो है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 इसका निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा स्ट्रेची आयोग के द्वारा, स्ट्रेची। 1866 में जॉर्ज कैंपबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया, जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। 1876-77 के अकाल के बाद 1878 में स्ट्रेची आयोग बनाया गया, जिसकी अनुशंसा पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता बनाई गई। प्रश्न संख्या 10 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। एंड्रयूज फ्रेजर का संबंध किस आयोग से है? काफी महत्वपूर्ण है। आयोग किनका आयोग, मतलब कि ये जो आयोग है इसका मुख्य कौन थे, यानी कौन किस आयोग से संबंधित है, आपको याद रखना है। एंड्रयूज फ्रेजर का संबंध पुलिस आयोग से है। एंटनी मैकडोनल का संबंध याद रखिएगा अकाल आयोग से है। कोलिन स्कॉट मानक्रीफ का संबंध, कोलिन स्कॉट मानक्रीफ का संबंध जो है सिंचाई आयोग से है। और थॉमस रॉबर्टसन का संबंध जो है किससे है? तो रेलवे आयोग से, यानी सही ऑप्शन ए में दिया गया है। एंड्रयूज फ्रेजर का संबंध पुलिस आयोग से है 1902 से 3 के बीच। एंटनी मैकडोनल का संबंध अकाल आयोग से है 1901 में। कोलिन स्कॉट मानक्रीफ का संबंध सिंचाई आयोग से 1901 में। और थॉमस रॉबर्टसन का संबंध रेलवे आयोग से 1901 में। 11 नंबर में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। मिलान कीजिए, बताइए। मतलब मिलान नहीं करना, कौन मतलब कूट है जो सही है, कौन जो स्टेटमेंट है यानी 1 2 3 एंड 4 में कौन कौन सही है आपको बताना है। तो अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1790-92 के बीच तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। और इसके बाद 1826 से 24 के बीच 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 2 एंड 3। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मराठों के आपसी झगड़े थे। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं भी थी। जिस प्रकार कलायू ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी, उसी प्रकार की द्वैध शासन प्रणाली कंपनी जो है महाराष्ट्र में भी स्थापित करना चाहती थी। 1782 में सालबाई की संधि, सालबाई अंग्रेज और महादजी सिंधिया के बीच हुआ था। इनसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया इस संधि के दौरान, और एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए, जीते गए क्षेत्र लौटा दिए गए। अगले 2 दशक तक शांति बनी रही। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। अंग्रेजों ने, याद रखिएगा, मराठों और निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। मीडोज के नेतृत्व में टीपू पराजित हुआ। मार्च 1792 में अंग्रेजों और टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम हर्स्ट के काल में लड़ा गया, यानी 1823 से 1828 के बीच। यह युद्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वार्थ के कारण जो है लड़ा गया था। 1825 में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त करके 1826 में यानडूब की संधि की। इस संधि के बाद अंग्रेजी अधिकार वाले क्षेत्र का विस्तार हो गया और इनके प्रभाव में भी वृद्धि हुई। इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ। इस युद्ध का तत्कालिक कारण था मुल्तान के सूबेदार मुलराज का विद्रोह। मुलराज, शेरसी और छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए विद्रोह किया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस प्रकार दूसरा तीसरा कथन जो है सही है।
12 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सकरखेड़ा का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध। इसके बाद अगर बात करें तो आएगा आपका बेदारा का युद्ध, इसके बाद आएगा मुदकी का युद्ध और इसके बाद आएगा पोर्टो नोवा का युद्ध, यानी ऑप्शन ए में सही क्रम दिया गया है। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ, बेदारा का युद्ध 1759 में, पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में, मुदकी का युद्ध 1845 में। 13 नंबर है, निम्नलिखित को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो अगर बात करें तो दिए गए कूट की सहायता से जो सही उत्तर होगा सही काल क्रमानुसार, वो हो जाएगा आपका डिमेट्रिक परफॉर्मेंस, इसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट और इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, यानी ऑप्शन ए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 में, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890 में। 14 नंबर है, सुमेल कीजिए, सुमेल कीजिए और बताइए सही ऑप्शन क्या है। अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल विवाह का जो संबंध है किससे है, बताइए। बाल विवाह, एमजी रनाडे। ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत जो है कर्नल स्लीमैन। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंगस, यानी ऑप्शन ए में बिल्कुल सही ऑप्शन है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले एमजी रनाडे ने बाल विवाह, स्त्रियों की प्रतंत्रता और विधवा विवाह को या विधवा विवाह का निषेध आदि कृतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्होंने दक्कन शिक्षा समिति की स्थापना भी की थी। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुआ था, 1828 से 35 के बीच। बेंटिक ने कर्नल एस्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। 1837 के बाद संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। सती प्रथा और शिशु हत्या के जो सती प्रथा या जो शिशु हत्या था, शिशु हत्या को बंद करने से ही स्त्रियों की अवस्था नहीं सुधरी, बल्कि उनके लिए विधवा विवाह की अनुमति और विवाह की आयु बढ़ाने जैसे सकारात्मक कार्य करना भी आवश्यक था। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है पारित हुआ, जिसके अंतर्गत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न संतान वैध घोषित की गई। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंगस ने किया। पिंडारियों का पहला उल्लेख मुसलमानों के महाराष्ट्र पर 1689 के आक्रमण के समय जो है आता है और बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप में मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, चीतू, बासिल मोहम्मद और करीम खां। पिंडारियों का दमन अगर बात करें तो पिंडारियों का दमन करने के उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंगस ने 1,13,000 सैनिक और 3,000 तोपें एकत्रित की। उत्तरी सेना की कमान उसने स्वयं संभाली थी, दक्षिणी सेना की कमान सर टॉमस हिस्लॉप को दी। 1817 तक पिंडारी चंबल नदी के पार तक जो है खदेड़ दिए गए। जनवरी 1818 तक उनका संगठित दल छिन्न भिन्न हो गया। अंततः क्या हुआ कि 1824 ईस्वी तक पिंडारियों को पूरी तरह से जो है सफाया हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, निम्न कथनों का परीक्षण करें, इनमें से बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए अगर बात करें तो इसका जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन नहीं है, इसमें डाउटफुल है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। इन्होंने गदर नामक एक पत्र भी निकाला था जिसका प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को निकला। मार्च 1914 में इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा, जहां इन्होंने एक अन्य ब्रिटिश विरोधी समाचार पत्र वंदे मातरम जो है निकाला।
अन्य कथन पहला दूसरा सही है, तृतीय कथन या जो थर्ड स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का यह भाग गलत है कि जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी। दिए गए कूटों में कोई भी कुछ सही नहीं है। यहाँ पे एक विज्ञापन है, इसको आप एक बार देखिए और बताइए कि ये विज्ञापन जो है 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, कब छपा था? ये विज्ञापन कब दिया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया में? तो 7 जुलाई 1896, याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, 7 जुलाई 1896 में यह प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन था। 7 जुलाई 1896 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। इसी दिन बंबई के वाटसन होटल में दी मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यूमियरे बंधुओं के द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित हुआ था। 17 नंबर है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह कथन का जो श्रेय दिया जाता है किनको दिया जाता है? तो लॉर्ड एटली को। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। उन्होंने ही कहा था, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। 18 है, राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। किसने कहा था? राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था अरविंद घोष ने। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। अरविंद घोष लगभग 10 वर्षों तक विशेषकर बंगाल विभाजन के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बने रहे। स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों का प्रतिपादन करने वालों में ये शामिल रहे। इन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्राण है। 19 नंबर है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? दल विहीन प्रजातंत्र जयप्रकाश नारायण ने। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने जो है दिया था। और प्रश्न संख्या 20 है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो याद रखिएगा, ये कथन जो है रजनी पाम दत्त के द्वारा कहा गया कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने जिस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था, इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रजनी पाम दत्त ने यह कथन या वक्तव्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दिया था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्न को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहे, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।